आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्होंने आधुनिक भारत की प्रशासनिक और राजनीतिक शक्ल तय करने में, आप कह सकते हैं, अहम भूमिका निभाई। जी। विषय है भारत में ब्रिटिश अधिनियम 1773 से 1947 तक। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन कानूनों का एक अच्छा खाका पेश करते हैं। बिल्कुल। तो आज इस बातचीत का मकसद क्या है? सिर्फ ये जानना नहीं कि कौन सा एक्ट कब आया, बल्कि ये समझना कि कैसे इन कानूनों के जरिए धीरे धीरे भारत पर ब्रिटिश पकड़ मजबूत हुई। हाँ। कैसे प्रशासनिक ढांचा बना, कैसे बदला, और कैसे शायद अनजाने में ही इन्हीं कानूनों ने स्वशासन की तरफ बढ़ने के वो बीज भी बो दिए। सही कहा। ये सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये सत्ता के बदलते समीकरणों और भारत के विकास की कहानी के अहम मोड़ हैं। चलिए सफर को शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये कहानी वाकई दिलचस्प है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारिक संगठन से एक शासक बनने, फिर ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में आने और आखिरकार स्वतंत्रता की तरफ भारत के बढ़ने की कहानी है। और जैसा आपने कहा, हर नया कानून अक्सर पिछले कानून की प्रतिक्रिया या जरूरत के हिसाब से आता था। अच्छा। ये एक लगातार चलने वाली, कभी सीधी तो कभी बहुत घुमावदार विकास की प्रक्रिया थी। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। हाँ, 1773। इसे अक्सर मानते हैं कि ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की पहली बड़ी कोशिश थी। बिल्कुल, कंपनी पर नियंत्रण की। क्योंकि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी वो तो काफी ताकतवर हो गई थी, सही कानून। हाँ, बहुत ज्यादा ताकतवर। वो सिर्फ आप देखें व्यापार नहीं कर रही थी, राज कर रही थी। हाँ, बड़े बड़े इलाकों पर राज कर रही थी। लेकिन दिक्कतें भी थीं, जैसे कंपनी के अधिकारियों का भ्रष्टाचार। अच्छा, हाँ। उनकी अपनी कमाई, ये सब खबरें लंदन जा रही थीं। तो 1773 का एक्ट सिर्फ कंट्रोल के लिए नहीं था। अच्छा, हाँ। बल्कि कंपनी के काम में थोड़ी व्यवस्था लाने, उन्हें सरकार के प्रति, मतलब ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने की भी एक कोशिश थी। अच्छा, तो इसके मुख्य बिंदु क्या थे फिर? वो गवर्नर जनरल वाला पद इसी से आया था? हाँ, सबसे बड़ा बदलाव था बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाना। और उसकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद, मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाना। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। हाँ। इसके अलावा कंपनी के डायरेक्टरों को अपनी सारी रिपोर्टें रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री मामलों पर ब्रिटिश सरकार को भेजना जरूरी कर दिया गया। अच्छा। और हाँ, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी इसी एक्ट के तहत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट भी? क्यों? ताकि कंपनी के कर्मचारी ब्रिटिश कानूनों के दायरे में रहें। एक तरह से उन पर भी लगाम कसने की कोशिश थी। एक तरफ तो कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का शिकंजा कसा है ना, जवाबदेही बढ़ी, लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी था? मतलब क्या इससे भारत में शासन बेहतर हुआ है या और उलझ गया? देखिए, कागज पर तो जवाबदेही बढ़ी, पर असलियत में इसने काफी उलझने भी पैदा की। जैसे गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल के पास काउंसिल को ओवररूल करने की शक्ति शुरू में नहीं थी। फिर सुप्रीम कोर्ट और कंपनी की जो अपनी अदालतें थीं, हाँ। उनके बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर भी टकराव हुए, और कंपनी की स्वायत्तता कम होने से फैसले लेने में देरी भी होने लगी। अच्छा, क्योंकि लंदन से पूछना पड़ता था। हाँ, अब लंदन से मंजूरी का इंतजार करना पड़ता था। तो हाँ, ये पहला कदम जरूर था, पर काफी, आप कह सकती हैं, अपूर्ण था। इसे याद रखने के लिए हमारे स्रोतों में एक ट्रिक भी है। 1773 बंगाल को रेगुलेट करो, गवर्नर जनरल की शुरुआत, 4 सदस्यों की काउंसिल, याद रखना आसान। हाँ, ये काम आ सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 1773 की कमियों को दूर करने के लिए कुछ और किया गया? हाँ, बिल्कुल। 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और मजबूत करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। हाँ, इसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर पड़ा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत थी दोहरी नियंत्रण प्रणाली, मतलब ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम। ये सुनने में ही थोड़ा जटिल लगता है। क्या था ये सिस्टम? ये वाकई एक अहम बदलाव था। देखिए, इस एक्ट ने लंदन में एक नई संस्था बनाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल? हाँ, इस बोर्ड में ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होते थे और इसे भारत में कंपनी के सभी नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों पर, आप कहिए, पूरा अधिकार और नियंत्रण दिया गया। पूरा? हाँ। दूसरी तरफ
कंपनी के अपने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। वो तो पहले से थे। हाँ, वो पहले से थे। वो अब कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखते थे और अधिकारियों की नियुक्ति करते थे, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में उन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के निर्देशों का पालन करना होता था। तो मतलब कंपनी के राजनीतिक काम और व्यापारिक काम को अलग अलग कर दिया। हाँ, एक तरह से सरकार मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो राजनीतिक बॉस बन गई बिल्कुल। और कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो व्यापारिक मैनेजर। हाँ, आप मोटे तौर पर ऐसा समझ सकते हैं। इससे भारत के मामलों पर ब्रिटिश सरकार का सीधा दखल और नियंत्रण बहुत बढ़ गया। अब कंपनी ज्यादातर ब्रिटिश सरकार की एक सबऑर्डिनेट एजेंसी की तरह काम कर रही थी, कम से कम राजनीतिक मामलों में। अच्छा। और स्रोत ये भी बताते हैं कि पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को आधिकारिक तौर पर भारत में ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र कहा गया। अच्छा, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ये तो बड़ा सांकेतिक बदलाव था। जी हाँ, बहुत बड़ा। ये दिलचस्प है कि कैसे धीरे धीरे नियंत्रण लंदन शिफ्ट हो रहा था। क्या इससे जमीनी स्तर पर प्रशासन में कोई सुधार हुआ या ये सिर्फ ऊपर ऊपर का बदलाव था? प्रशासन में कुछ हद तक सुधार की कोशिशें तो हुईं, जैसे गवर्नर जनरल की शक्तियों को थोड़ा बढ़ाया गया ताकि वो अपनी काउंसिल पर ज्यादा नियंत्रण रख सकें। हाँ। लेकिन मुख्य उद्देश्य तो नियंत्रण को मजबूत करना ही था। इस दोहरी व्यवस्था की अपनी समस्याएं भी थीं, क्योंकि कभी-कभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच भी मतभेद हो जाते थे। अच्छा। लेकिन हाँ, इसने अगले कई दशकों तक भारत में ब्रिटिश शासन की रूपरेखा तय कर दी। इसे याद रखने की ट्रिक है 1784 पिट का डुअल कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का रूल, डायरेक्टर्स सीमित, याद रखो। हाँ, ये ठीक है। चलिए अब चार्टर एक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। ये हर 20 साल में आते थे, है ना? इनका क्या मकसद था? हाँ, चार्टर एक्ट्स ये कंपनी को भारत में व्यापार करने और शासन चलाने का अधिकार पत्र मतलब चार्टर देते थे। अच्छा। जिसे हर 20 साल में रिन्यू करना होता था। तो ये ब्रिटिश सरकार के लिए एक मौका होता था कंपनी के कामकाज की समीक्षा करने और जरूरत के हिसाब से बदलाव करने का। ठीक है। इस कड़ी में 4 मुख्य एक्ट्स हैं: 1793, 1813, 1833 और 1893। तो एक एक करके देखते हैं। 1793 में क्या खास हुआ? 1793 का एक्ट काफी हद तक स्टेटस को बनाए रखने वाला था। इसने कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकार अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिए, यानी ट्रेडिंग राइट्स। हाँ, ट्रेडिंग राइट्स। इसने भारत में कंपनी के प्रशासन और न्याय व्यवस्था को और संहिताबद्ध मतलब कोडिफाई करने की कोशिश की, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो सुधार लागू किए थे। हाँ, कॉर्नवालिस कोड। हाँ, उनको कानूनी आधार दिया गया, पर कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं था इसमें। ठीक है, यानी ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं। लेकिन 1813 का एक्ट वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, खासतौर पर व्यापार और शिक्षा के लिहाज से। बिल्कुल, 1813 का एक्ट एक बड़ा मोड़ था। देखिए, ब्रिटेन में उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था। हाँ। तो वहां के व्यापारी और उद्योगपति भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली का जोरदार विरोध कर रहे थे। क्या हमें भी व्यापार करने दो? हाँ, बिल्कुल। उनके दबाव में इस एक्ट ने भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया, सिर्फ 2 चीजों को छोड़कर। अच्छा, कौन सी? चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार। इन पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा, बाकी सब ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया। तो कोई भी ब्रिटिश अब भारत से ट्रेड कर सकता था। और शिक्षा वाला प्रावधान क्या था? हाँ, वो भी बहुत अहम था। पहली बार इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि कंपनी भारतीय लोगों की शिक्षा के लिए सालाना कम से कम 1 लाख रुपए खर्च करेगी। 1 लाख रुपए उस समय के हिसाब से? हाँ, उस समय के हिसाब से ये एक शुरुआत थी। हालांकि रकम बहुत बड़ी नहीं थी और इस पर भी काफी बहस हुई कि इसे कैसे खर्च किया जाए, वेस्टर्न एजुकेशन पर या ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन पर। अच्छा, वो ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट विवाद। जी हाँ, लेकिन ये भारत में शिक्षा के प्रति ब्रिटिश जिम्मेदारी की दिशा में पहला औपचारिक कदम था और साथ ही ईसाई मिशनरियों को भी भारत आकर धर्म प्रचार करने की इजाजत मिल गई। अच्छा, तो 1813 ने भारत के दरवाजे ब्रिटिश व्यापारियों और मिशनरियों के लिए खोल दिए। इसके बाद आया 1833 का एक्ट। इसमें क्या बड़े बदलाव हुए? 1833 का एक्ट भारत में ब्रिटिश सत्ता के सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीकरण के दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। सेंट्रलाइजेशन? हाँ, इसने कंपनी के चाय और चीन व्यापार के एकाधिकार को भी पूरी तरह समाप्त कर दिया। वो भी खत्म? हाँ, वो भी खत्म।
अब कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक संस्था नहीं रही, बल्कि पूरी तरह से एक प्रशासनिक निकाय बन गई, जो ब्रिटिश क्राउन की ओर से भारत का शासन चला रही थी। अच्छा, पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। जी, और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पूरे भारत का? हाँ, पूरे ब्रिटिश भारत का। और उसे पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने की शक्तियां दे दी गईं। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। विलियम बेंटिक? हाँ, और मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों की कानून बनाने की शक्तियां छीन ली गईं। अच्छा, सारी पावर सेंटर में। हाँ, एक तरह से पूरे भारत के लिए एक सेंट्रलाइज्ड शासन व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की गई। इसी एक्ट में एक लॉ मेंबर को गवर्नर जनरल की काउंसिल में शामिल किया गया। हाँ, मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले पहले लॉ मेंबर, और भारत में कानूनों को कोडिफाई करने के लिए एक लॉ कमीशन बनाने का प्रावधान भी किया गया। और इस एक्ट ने सिविल सेवाओं के बारे में भी कुछ कहा था, नौकरियों के बारे में। हाँ, इसने सिद्धांत रूप में मतलब थियोरेटिकली ये कहा कि किसी भी भारतीय को धर्म, जन्म स्थान, वंश या रंग के आधार पर कंपनी के अधीन किसी भी पद को धारण करने से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब भेदभाव नहीं होगा। हाँ, कागज पर तो यही कहा, हालांकि व्यवहार में इसे लागू करने में काफी बाधाएं थीं और ऊंचे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति लगभग न के बराबर ही रही। तो 1833 ने केंद्रीकरण किया और कंपनी को पूरी तरह प्रशासनिक बना दिया। अब आखिरी चार्टर एक्ट 1853, इसमें क्या नया था? 1853 का एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी यानी लेजिस्लेटिव और कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव कामों को अलग अलग कर दिया। अच्छा, काम बांट दिए। हाँ, कानून बनाने के लिए परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसलर्स कहा गया। एक तरह से यह एक छोटी संसद, मिनी पार्लियामेंट जैसी थी। और दूसरा बड़ा कदम था सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा यानी ओपन कंपटीशन सिस्टम की शुरुआत करना। कंपटीशन एग्जाम? हाँ, सिद्धांत रूप में अब ये सेवाएं भारतीयों के लिए भी खुल गईं। लेकिन वही बात, परीक्षा लंदन में होती थी, अंग्रेजी माध्यम में होती थी और उम्र सीमा भी काफी कम थी, तो शुरुआत में भारतीयों के लिए इसमें सफल होना बहुत मुश्किल था। इस एक्ट ने कंपनी के शासन को तो आगे बढ़ाया, लेकिन पहले बार कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी। मतलब ये कि ब्रिटिश संसद जब चाहे कंपनी का शासन समाप्त कर सकती थी। एक तरह से ये इशारा था कि कंपनी का राज हमेशा नहीं चलेगा। अच्छा, तो इन चारों चार्टर एक्ट्स को देखें तो एक तरफ व्यापारिक एकाधिकार खत्म हुआ, कंपनी प्रशासनिक बनी, सत्ता केंद्रीकृत हुई। हाँ, और फिर धीरे धीरे विधायी काम अलग हुए और सिविल सेवाओं में कम से कम कागज पर भारतीयों के लिए रास्ते खुले। क्या ये एक सोची समझी रणनीति थी या बस समय के साथ बदलते हालात का नतीजा था? ये शायद दोनों का मिश्रण था। ब्रिटेन के बदलते आर्थिक हित थे, जैसे फ्री ट्रेड, भारत में बढ़ते साम्राज्य को संभालने की प्रशासनिक जरूरतें थीं, और ब्रिटेन में चल रहे राजनीतिक विचार, उदारवाद वगैरह। हाँ, लिबरलिज्म। इन सब ने मिलकर इन एक्ट्स को आकार दिया। केंद्रीकरण शायद प्रशासनिक सुविधा के लिए जरूरी लगा, वहीं सिविल सेवा खोलना शायद ब्रिटिश उदारवाद का एक प्रदर्शन था, भले ही उसका व्यावहारिक असर सीमित रहा हो। इन चारों को एक साथ याद रखने की ट्रिक भी है। हाँ, 1793 ट्रेड जारी, 1813 शिक्षा शुरू, 1833 ऑल इंडिया कंट्रोल, 1853 परीक्षा शुरू। बिल्कुल, ये मुख्य बिंदुओं को याद रखने में मदद कर सकती है। 1853 के एक्ट के कुछ साल बाद ही 1857 का बड़ा विद्रोह हुआ। हाँ, गदर, जिसने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद कंपनी का राज खत्म हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। जी। इसके बाद जो एक्ट्स आए उन्हें भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स कहा जाता है। इनका फोकस किस पर था? देखिए, 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को ये एहसास दिलाया कि भारतीयों की भावनाओं और ज़रूरतों को समझे बिना या कम से कम समझने का दिखावा किए बिना इतने बड़े देश पर शासन करना खतरनाक हो सकता है। हाँ, ये तो था। इसलिए 1857 के बाद की नीति थोड़ी बदली। अब कोशिश ये थी कि शासन में भारतीयों को थोड़ा शामिल किया जाए, खासकर कानून बनाने की प्रक्रिया में। क्यों? ताकि असंतोष को कम किया जा सके और जरूरी जानकारी मिल सके कि लोग क्या सोच रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1892 और 1909 लाए गए। तो 1861 के एक्ट ने क्या किया?
क्या पहली बार भारतीयों को विधान परिषदों में जगह मिली? हाँ, 1861 के एक्ट ने गवर्नर जनरल की विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार किया। इसमें अब 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य एडिशनल मेंबर्स हो सकते थे। अच्छा। जिनमें से कम आधे गैर सरकारी मतलब नॉन ऑफिशियल होने चाहिए थे। गवर्नर जनरल इन गैर सरकारी सदस्यों को नॉमिनेट करते थे और इनमें भारतीय भी शामिल हो सकते थे। नॉमिनेट करते थे, चुने हुए नहीं? नहीं, नॉमिनेटेड। लॉर्ड कैनिंग ने कुछ भारतीय राजाओं और जमींदारों को नॉमिनेट भी किया था। हालांकि इन सदस्यों की शक्तियां बहुत सीमित थीं। वे सिर्फ कानून बनाने पर चर्चा कर सकते थे, सवाल नहीं पूछ सकते थे, बजट पर बहस नहीं कर सकते थे। कुछ भी नहीं? ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इस एक्ट ने एक और काम किया। इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को उनकी कानून बनाने की शक्तियां वापस देकर विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया भी शुरू की। अच्छा, जो 1833 ने छीन ली थी। हाँ, जो 1833 ने छीन ली थी। यानी शुरुआत तो हुई पर बहुत ही सीमित। फिर 1892 के एक्ट में क्या प्रगति हुई? 1892 के एक्ट ने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या और बढ़ा दी। और बढ़ाई? हाँ, नामांकन की व्यवस्था तो बनी रही, लेकिन पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिद्धांत सीमित रूप में अपनाया गया। कैसे? जैसे कुछ गैर सरकारी सीटें प्रांतीय परिषदों या विश्वविद्यालयों या जमींदारों के संगठनों की सिफारिश पर भरी जानी थी। अच्छा, सीधे जनता नहीं चुनती थी? नहीं, सीधे नहीं। और सदस्यों को अब बजट पर बहस करने का अधिकार। हाँ, और कुछ शर्तों के साथ कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिल गया। सवाल पूछ सकते थे आप? हाँ, लेकिन वो अभी भी बजट पर वोट नहीं दे सकते थे या कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते थे। तो धीरे धीरे भागीदारी बढ़ रही थी, लेकिन असली ताकत अभी भी ब्रिटिश हाथों में थी। अब आते हैं 1909 के एक्ट पर। मार्ले मिंटो सुधार। हाँ, मार्ले मिंटो सुधार ये काफी विवादास्पद रहा है ना, खासकर पृथक निर्वाचन मंडल को लेकर। हाँ, 1909 का एक्ट मार्ले मिंटो सुधार। लॉर्ड मार्ले भारत सचिव थे और लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय। ये कई मायनों में अहम था। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का आकार और बढ़ाया। और ज्यादा सदस्य? हाँ, सदस्यों को अब पूरक प्रश्न पूछने मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने और बजट पर प्रस्ताव पेश करने का अधिकार भी मिल गया। हालांकि सरकार मानने को बाध्य नहीं थी। पहली बार किसी भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य बनाया गया। ये बड़ी बात थी। हाँ, ये बड़ी बात थी, लेकिन इसका सबसे दूरगामी और विवादास्पद प्रावधान था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि कुछ सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई और उन सीटों के लिए वोट देने का अधिकार भी सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं को ही था। सिर्फ मुस्लिम ही चुनेंगे मुस्लिम उम्मीदवार को? जी हाँ। स्रोतों के अनुसार इसे लाने के पीछे ब्रिटिश मंशा भारतीयों को धार्मिक आधार पर बांटकर राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना भी हो सकती है। फूट डालो और राज करो, कुछ ऐसा ही। इसने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक विभाजन के बीज बो दिए, जिसके परिणाम बहुत गहरे हुए। तो इन तीनों काउंसिल एक्ट्स को देखें तो एक पैटर्न दिखता है, धीरे धीरे प्रतिनिधित्व बढ़ाना, लेकिन शक्तियों को सीमित रखना और साथ ही वो फूट डालने वाली नीतियां भी अपनाना। क्या ये सही आकलन है? काफी हद तक हाँ। ये गाजर और छड़ी, कैरेट एंड स्टिक वाली नीति का हिस्सा लगता है। अच्छा। हाँ, कुछ रियायतें देकर नरमपंथियों को संतुष्ट करने की कोशिश और साथ ही विभाजनकारी नीतियां अपनाकर बढ़ते राष्ट्रवाद को नियंत्रित करने का प्रयास। इसे याद रखने की ट्रिक है 1861 काउंसिल विस्तार, 1892 भारतीय सीट और बजट पर सवाल, 1909 मुस्लिम पृथक निर्वाचन। जी, ये मुख्य बातें हैं। अब हम 20वीं सदी में आ गए हैं। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन तेज हुआ। हाँ, माहौल बदल रहा था। तो इसके दबाव में ब्रिटिश सरकार को और बड़े सुधार करने पड़े। यहाँ 2 एक्ट्स सबसे महत्वपूर्ण हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935। जी। पहले 1919 के एक्ट की बात करते हैं। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। बिल्कुल। भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू भारत सचिव, चेम्सफोर्ड वाइसरॉय, ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद के माहौल में आया। युद्ध में भारत के योगदान और बढ़ती राष्ट्रीय मांगों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उत्तरदायी शासन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की क्रमिक स्थापना का वादा किया था। हाँ,
इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण फीचर था प्रांतों में द्वैध शासन, डायरकी लागू करना। डायरकी, द्वैध शासन, ये क्या था? सुनने में दो तरह का शासन लगता है। हाँ बिल्कुल। प्रांतीय सरकार के जो विषय थे, सब्जेक्ट्स थे, उनको दो हिस्सों में बांट दिया गया, आरक्षित रिजर्व्ड और हस्तांतरित ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। हाँ, आरक्षित विषय ज्यादा महत्वपूर्ण थे, जैसे फिनेंस, लैंड रेवेन्यू, पुलिस, जस्टिस। ये गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नियंत्रण में रहे, जो विधान परिषद के प्रति जवाबदेह नहीं थे। अच्छा, उनके पास ही रही पावर। हाँ, और हस्तांतरित विषय कम महत्वपूर्ण थे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय स्वशासन। ये भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए। अच्छा, ये मंत्रियों को मिले। हाँ, जो विधान परिषद द्वारा चुने जाते थे और उसके प्रति उत्तरदायी थे। तो मतलब असली ताकत वाले विभाग अंग्रेजों के पास और कम ताकत वाले भारतीयों को। क्या ये व्यवस्था सफल रही? ये व्यवस्था बहुत सफल नहीं रही, क्योंकि वित्त पर, फाइनेंस पर गवर्नर का नियंत्रण था, तो मंत्री अपने विभागों के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे। पैसे ही नहीं थे। हाँ, गवर्नर के पास मंत्रियों को हटाने और उनके फैसलों को बदलने की भी शक्ति थी। इससे काफी टकराव और निराशा पैदा हुए। हालांकि केंद्र में भी बदलाव हुए। केंद्रीय विधान परिषद को द्विसदनीय, बाइकैमरल बना दिया गया। लेजिस्लेटिव असेंबली, जो निम्न सदन था, और काउंसिल ऑफ स्टेट, उच्च सदन, जिसे आज लोकसभा राज्यसभा है। कुछ वैसा ही ढांचा। इनमें निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था, लेकिन गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का नियंत्रण अभी भी मजबूत था। इस एक्ट ने पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत की। डायरेक्ट इलेक्शन। हाँ, लेकिन मताधिकार बहुत सीमित था, प्रॉपर्टी, टैक्स या एजुकेशन के आधार पर। बहुत कम लोगों को वोटिंग राइट्स मिले। तो 1919 में प्रांतों में एक जटिल और कह सकते हैं अधूरी व्यवस्था दी। इसके बाद आया भारत सरकार अधिनियम 1935। हाँ बिल्कुल। इसे तो भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत भी माना जाता है। हाँ बिल्कुल। इसमें क्या खास था? 1935 का एक्ट एक बहुत लंबा और विस्तृत कानून था। ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलनों और ब्रिटिश सरकार के व्हाइट पेपर पर आधारित था। इसके कई महत्वपूर्ण प्रावधान थे। बताइए। पहला, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसने प्रांतों में डायरकी को समाप्त कर दिया। वो खत्म कर दी। हाँ, खत्म। और सभी प्रांतीय विषय निर्वाचित भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में दे दिए, जो प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। गवर्नर की भूमिका अब संवैधानिक प्रमुख जैसी ज्यादा हो गई, हालांकि उसके पास अभी भी विशेष शक्तियां थीं। दूसरा, अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव रखा। फेडरेशन? हाँ, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और स्वेच्छा से शामिल होने वाली देसी रियासतें शामिल हों। अच्छा, प्रिंसली स्टेट्स भी। हाँ, हालांकि रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, इसलिए ये संघीय ढांचा कभी अस्तित्व में नहीं आया। अच्छा, ये लागू ही नहीं हुआ। फेडरेशन वाला हिस्सा नहीं। तीसरा, केंद्र में डायरकी। प्रस्तावित संघ के लिए केंद्र में डायरकी लागू करने का प्रावधान था, जैसे रक्षा, विदेश मामले गवर्नर जनरल के पास आरक्षित रखने थे। लेकिन चूंकि संघ ही नहीं बना, ये भी लागू नहीं हुआ। तो केंद्र में पुरानी व्यवस्था चलती रही। हाँ, केंद्र में मौजूदा व्यवस्था ही चलती रही। चौथा, मताधिकार का विस्तार किया गया। वोटिंग राइट्स बढ़े। हाँ, अब लगभग 10 से 14% आबादी को वोट देने का अधिकार मिल गया। पहले से काफी ज्यादा। हाँ, और पांचवा, अन्य प्रावधान थे, जैसे इसने बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग कर दिया, उड़ीसा और सिंध नाम के 2 नए प्रांत बनाए, और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना का प्रावधान किया। इसने एक फेडरल कोर्ट की स्थापना भी की। फेडरल कोर्ट, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट बना। जी हाँ, आजादी के बाद। तो 1935 के एक्ट ने प्रांतीय स्तर पर तो काफी स्वायत्तता दी, लेकिन केंद्र में ब्रिटिश नियंत्रण बना रहा और संघ का सपना भी अधूरा रह गया। इसका कुल मिलाकर क्या असर हुआ? इसका बहुत गहरा असर हुआ। प्रांतीय स्वायत्तता के कारण 1937 में चुनाव हुए और कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी। हाँ, वो सरकारें बनी थी। इससे भारतीयों को शासन चलाने का महत्वपूर्ण अनुभव मिला। हालांकि गवर्नर की विशेष शक्तियों और केंद्र में नियंत्रण बने रहने से राष्ट्रवादी नेता संतुष्ट नहीं थे और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग और तेज हो गई। और जैसा आपने कहा, स्वतंत्र भारत के संविधान ने इस एक्ट से कई प्रशासनिक और विधायी विवरण उधार लिए। जी हाँ, खासकर प्रांतीय शासन और केंद्र राज्य संबंधों की संरचना के मामले में। इसे याद रखने का तरीका है 1919 द्वैध शासन, 1935 स्वायत्तता और संघीय विचार याद रखना। हाँ, ये मुख्य बातें याद रखने में मदद करता है।
तो हमने 1773 से 1935 तक के प्रमुख अधिनियमों का ये सफर तय किया। अगर हम एक बार बहुत तेजी से इन पड़ावों को दोहराएं, शायद उस सुपर ट्रिक के साथ जो श्रोतों में है। बिल्कुल, ये एक अच्छा तरीका है सब कुछ समेटने का। वो ट्रिक कुछ इस तरह है। 1773 बंगाल रेगुलेट, 1784 पिट डुअल कंट्रोल, 1793 ट्रेड जारी, 1813 शिक्षा शुरू, 1833 ऑल इंडिया कंट्रोल, 1853 परीक्षा शुरू, हाँ, 1861 काउंसिल विस्तार, 1892 भारतीय सीट, 1909 मुस्लिम पृथक निर्वाचन, 1919 द्वैध शासन, 1935 स्वायत्तता और संघीय विचार। वाह, ये बस मुख्य संकेतों को याद रखने का एक नुस्खा है। वाकई ये पूरी कहानी को एक लाइन में पिरोने जैसा है। स्रोत ये भी सुझाव देते हैं कि इन्हें याद रखने के लिए एक टाइमलाइन बनाना या घटनाओं को विजुअलाइज करना भी काफी मददगार हो सकता है। हाँ, वो तरीके भी अच्छे हैं। तो संक्षेप में देखें तो 1773 से शुरू होकर 1935 तक और फिर जाहिर है 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम तक इन कानूनों ने कदम दर कदम भारत में ब्रिटिश राज की संरचना को गढ़ा। बिल्कुल। ये सिर्फ नियंत्रण बढ़ाने की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें प्रशासनिक सुधार, बदलते आर्थिक हित, भारतीय राष्ट्रवाद का दबाव और धीरे धीरे ही सही सत्ता हस्तांतरण की ओर बढ़ते कदमों की झलक भी मिलती है। सही। ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव एक झटके में नहीं, बल्कि एक लंबी, जटिल और अक्सर विरोधाभासी प्रक्रिया के तहत हुए। बिल्कुल सही कहा। और यहीं से एक गहरा सवाल भी उठता है जिस पर श्रोताओं को सोचना चाहिए। इन अधिनियमों के जरिए प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक बदलावों को जिस तरह धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया, कभी दबाव में, कभी रणनीति के तहत, इस पूरी प्रक्रिया ने आजाद भारत में शासन चलाने की अपेक्षाओं, संस्थाओं और शायद मानसिकता को किस तरह प्रभावित किया होगा? अच्छा सवाल है। क्या इस क्रमिक नियंत्रित विकास की छाप आज भी हमारी प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था में महसूस होती है? निश्चित रूप से ये एक सोचने लायक सवाल है जिसके जवाब शायद